झीलों की नगरी उदयपुर से आप सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहां पर 9वां उदयपुर फिल्म फेस्टिवल 15 से 17 नवंबर तक चल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ नज़ारे हैं। सौम्यता की जरूरत है। इन गुणों के बिना जीवन जंगली हो जाएगा। ये सब चार्ली चैपलिन के शब्द हैं, जिनकी हमें सराहना करनी चाहिए और हमें उस संदेश का पालन करना चाहिए जो चार्ली चैपलिन ने हमें दिया है कि हमको इंसान बनना चाहिए और इंसानियत को बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद। हेलो ये अरे तो शुरू कर रहा है यार, तो तुमने बोला तो गलत ना कर। फिल्म के निर्देशक सात्विकन और अविनाश अनुरोध करूँगा और हमारे बीच में समता संदेश के संपादक हिम्मत सिंह जी से अनुरोध करूँगा कि सात्विकन और फिल्म को सम्मानित करें। ये इस फिल्म की पहली स्क्रीनिंग थी। दिस इज द फर्स्ट प्रीमियर स्क्रीनिंग। Any consolation? थोड़ा सा समय है बातचीत के लिए, क्योंकि सिनेमा और रेसिंग फेस्टिवल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है बातचीत। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि सीधे सवाल करें और आप लोग इतना संक्षेप में बात को रख सकें इन शॉर्ट। आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट यू और अविनाश विल टॉक। इसके इसलिए इनको हिंदी नहीं आती है, अगर आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, मैं इसको ट्रांसलेट करूँ। Can you explain the process or your journey of making this film, the idea where you thought that, okay, you are going and meeting them, but it should come out and it should be put in this form of film? So all started with the NGO. I was doing a fellowship program with an NGO. So when the NGO told me they want an article basically. So while writing article, I felt okay, let's also shoot whoever the people are meeting, let's also shoot. And the basic idea was not to just talk about Rohingya Muslims, but to talk about the detention center from the purview of a Rohingya Muslim. So because these are people who have been fleeing their country because of the violence that they have suffered, because of their ethnicity and stuff. So now again we are doing the same thing in a legal way. So I want to question the system basically. So the detention center of the system and from the purview of a Rohingya Muslims was the idea behind it. So that is how it started, and that's how I went to Jammu, Delhi and other parts and went teach people. So ये बता, इनको फेलोशिप मिला था, तो उन्होंने बोला कि तो इन्होंने प्लान किया कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाया जाए, उसमें ये सब चीज़ें दिखाई जाए कि बेसिकली डिटेंशन सेंटर को सेंटर में रख के एक पूरा ये बनाया गया कि हम उसी के रिगार्डिंग हम लोग दिल्ली गए, जम्मू गए, आसाम, हम लोग फिर आसाम भी गए और बस
नाम अविनाश है, मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन। और मैंने ये मेरा फ्रेंड है सात्विकन, इसने मतलब आया और इसके कुछ फेलोशिप मिले थे, तो इसने आया बोला कि मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है एंड वो रोहिंग्या पे काम करना चाहता हूँ। तो क्योंकि मैं थोड़ा एक्टिविस्ट सर्किल में दिल्ली में एक्टिव हूँ, तो मैं लोगों को जानता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसमें मदद कर सकता हूँ आपकी। तो मैंने पूरा दिल्ली में जितने लोगों को मैं जानता था उनसे कांटेक्ट किया, उनसे बताया कि हम लोग एक मेरा दोस्त है वो डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। तो कुछ लोग बोले ठीक है। फिर हम कुछ कैंप गए, तो लाइक कालिंदी कुंज कैंप है दिल्ली में जहाँ पे रोहिंग्या रहते हैं। अगर आप वहाँ जाएंगे तो अभी भी वो लोगों का घर लकड़ी का है, और अगर आप देखेंगे उस घर को तो मतलब आप समझ जाएंगे कि किस हालात में है। उन लोग को ऊपर बहुत सारे ऐसे बंदियाँ लगी हुई हैं, उन लोग के ऊपर इतने सारे बंदिश हैं लाइक कि आप 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते, आपको यहीं पे रहना है, ठीक है, आपको यहीं पे रहना है। और ये सो फिर हम लोगों ने वही फिर प्लान किया। फिर हमने कुछ एडवोकेट से बातें की जो इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने फिर कुछ अपने इनपुट्स दिए एंड देन फिर चीज़ें बनी। फिर ये सात्विकन फिर जम्मू गया, फिर उसके बाद आसाम में शूटिंग हुई। आपने कितना समझ पाए शरणार्थियों को, क्या पर्टिकुलर रोहिंग्या पे कर रहे हैं या सारे शरणार्थियों पे काम? नहीं, इसमें तो हम लोग रोहिंग्या बट हमारा मेन फोकस था डिटेंशन सेंटर की, मतलब उसका कंडीशन क्या है डिटेंशन सेंटर में, मतलब लोग कितने सफ़र कर रहे हैं। जो मोदी बोल रहे हैं, जब आपने देखा होगा उसमें है कि देयर इज़ नो डिटेंशन, मतलब यहाँ पे कोई डिटेंशन नहीं है। ये लोग अर्बन नक्सल और कांग्रेस अफवाह फैला रहे हैं जो, ठीक है। तो अब आप जब देखेंगे इसको तो ये दिख क्या आ रहा है कि आप जम्मू में देख रहे हैं डिटेंशन सेंटर है, वहाँ पे तो गोलियां चल गई हैं डिटेंशन सेंटर पे। दिल्ली में कैंप्स हैं, कैंप पे आग लगा दिया गया है, और वो जो आग लगाया है वो लोग प्राउडली कह रहे हैं कि हमने रोहिंग्या टेररिस्ट को मार दिया है, ये कर दिया है। इवन और उस आदमी को योगी आदित्यनाथ फॉलो भी करते हैं जी। कितना समझ पाए क्या रोहिंग्या पूर्ण तरह से भारतीय शरणार्थी बन जाते हैं, क्या भारत के जो शांति है वो कायम रहेगी? आप क्या सोचते हैं? आपने क्या कितना सर देखिए, भारत में वो कितने हैं, मुश्किल से 6-7 हज़ार होंगे या उससे भी कम होंगे, ठीक है। और आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई, क्या हुआ ऐसा? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ। आप भी मतलब आप भी मानव हैं, वो भी मानव हैं। इवन वो तो चाहते हैं। जब हम लोगों ने इंटरव्यू लिया तो वो लोग बोल रहे थे कि मैं जाना चाहता हूँ वापस, मैं चाहता हूँ। इवन इस डॉक्यूमेंट्री में भी ये लिखा हुआ है कि मैं फील करना चाहता हूँ कि सिटीजन क्या होता है, ठीक है। तो वही है, मतलब आखिर ऐसा क्या हुआ ये तो सरकार को जानना चाहिए, आखिर वो क्या करना चाहती हैं इन लोगों से। किन मूल्यों तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम इस सेमिनार के माध्यम से? उनकी आवाज़ को हमने रखा है, क्या चाहते हैं सरकार और ज़्यादातर पब्लिक? जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि जो एक हेट्रेड है, एक पोलराइजेशन हो रहा है लोगों में, लोग एकदम अभी आप देखें जैसे झारखंड का अगर आप एग्जांपल लें, वहाँ पे खुल के आसाम के जो सीएम है वो बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी आकर के यहाँ पे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो अगर आप ये देखें, वो इतने हैं ही नहीं कि वो इस तरह का काम करेंगे। वो बेचारे किस हालात में रह रहे हैं, और उन्हें अगर वो आ भी रहे हैं तो, और अगर कुछ दिक्कत है तो ये आप डायलॉग कीजिए। इस तरह का पोलराइजेशन से कुछ नहीं होने वाला। आप इस तरह से आप एक हेट्रेड, एक कम्युनिटी के अगेंस्ट हेट्रेड फैला रहे हो। और जो अगर आप इसी कारण से कभी कभी वहाँ पे आप देखें तो वो लोग बहुत डर के रहते हैं। खास करके दिल्ली में जो हमने फील किया, बहुत सारे मर्द थे वो इंटरव्यू नहीं देना चाहें और नहीं दिया। उन्होंने बोला कि ऑडियो ले लो, आप ये कर लो, बट कैमरा नहीं। कुछ इवन ये जम्मू में तो खैर कुछ महिलाएं बोली भी हैं, बट ज़्यादातर महिलाएं ही बोली हैं। तो इस तरह का फियर है लोगों में। और जब आप इसको बड़ा अगर आप देखते हैं तो इससे और जो वहाँ पे जो अदर मुस्लिम्स हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं। एक वहाँ पे पोलराइजेशन होता है। रोहिंग्या सिर्फ वहाँ नहीं बनते, आप नॉर्मल जो यहाँ का भी सिटीजनशिप है, जो यहाँ का मुस्लिम है, उसको भी चलते रास्ते में या ट्रेन पे बोल देते अरे रोहिंग्या आ गया या ये आ गया। तो
इस तरह की चीज़ें बंद होनी चाहिए। आखिर ये जो राजनीतिकरण हुआ है, भारतीय ही लोग भारतीयों से ही पीड़ित हो गए। जी यही एक ज़माना था भारतीय थे ये। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम लोग मतलब वसुदेव कुटुंबकम का ये कहते थे, ऑल वर्ल्ड सरेंडर, ये मतलब हम लोग सब एक ये हैं। पर अब जब आप देखते हैं, जब आप घर से निकलते हैं, हमने ही अपने बच्चों को बिगाड़ा और आप जी तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा था कि इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं, और ये खास करके ये 10 सालों में आप देखेंगे तो ये खुल के सामने, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली सामने आया है। और मतलब आप सोच नहीं सकते कि मैं बिहार से आता हूँ, पिछले साल वहाँ पे एक राइट हो गया था सिर्फ इसलिए कि वो जुलूस निकालना चाहते थे, और वो भी मतलब ऐसे सेंसिटिव इलाके से, ठीक है, और उसमें उन्होंने कुछ इंस्टिगेटेड बातें कहीं और जिससे लोग भड़क गए, कुछ चीज़ें हो गई, मदरसे जला दिए गए, लाइब्रेरी, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी बिहार शरीफ में, वो जला दी गई, और उन्हें रोहिंग्या, यही सब है, रोहिंग्या बोला गया, बांग्लादेशी बोला गया। So Hindi is not a national language, first of all. It's just an official language. And in down south and all, each state we have our own mother tongue and language. So I think Hindi, only if it is imposed on the people, we are against it. Other than that, there is no reason to oppose Hindi as such, and no state is going to oppose Hindi as such. So we have dubbed the documentary in Hindi for the regional audience purpose. So for other people, for throughout India, we are going to do it in English only. The original language is in English. For to make an impact with an regional audience, we dubbed it in Hindi for their understanding and for their convenience. That's it. So the basic or fundamental idea of this documentary is the need for a refugee law in India, which has been already spoken by a lot of people, a lot of politicians, like right from Shashi Tharoor, even Varun Gandhi had spoken about this. A bill was also which was supposed to be passed, which didn't make it to the parliament. So this was in 2015. So the main idea is the need for a refugee law, because till date we follow Foreigners Act. So there is no demarcation between a foreigner and a refugee. So when you treat a refugee as a foreigner, say, or economic immigrant as of like when there is no demarcation between an economic immigrant and a refugee, then of course, like, people are being thrown into indefinite detention without any just cause. So we need to have a clarity on who is a refugee, and they shouldn't be suffering the same thing that they had suffered earlier in their own country of origin. So that is what the documentary is being trying to convey. And with respect to the government, we cannot always take the stance that we have not ratified the Refugee Convention 1951, because it is more than that. Now the Refugee Convention, you need not ratify it, but according to even a Bangladesh Supreme Court judgment, they have said that now it has become a custom. Countries have been taking in refugees, and refugees have been moving in and out. So it has now become a customary practice that you need not ratify the convention to make sure that you need to protect these refugees. So it is a basic thing. So my name is Satvigan. I'm an advocate practicing in Chennai, and also I'm started this passion of documentary filmmaking, and my first film, which it is getting premiered here in Udaipur Festival, and the documentary's name is Cry to be Heard, which talks about the detention centers in India from the purview of Rohingya refugees per se. वीगन हैं और ये एडवोकेट हैं, चेन्नई में प्रैक्टिस करते हैं, और इनकी डॉक्यूमेंट्री का नाम क्राई टू बी हर्ड है। लेट्स टॉक अबाउट रोहिंग्या एंड और डिटेंशन सेंटर के बारे में बात करती है। ये इनकी पहली डॉक्यूमेंट्री है जिसकी प्रीमियर यहाँ पे उदयपुर फिल्म फेस्टिवल में हुई है, और आगे भी हम लोग और भी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे ऐसा। हिम्मत से समता संदेश अखबार निकालता हूँ, महावीर समता संदेश, और ऐसी सारी जो घटनाएं, मतलब जो चीज़ें हैं, उनसे जुड़ा रहता हूँ। जो भी समाज में परिवर्तन के लिए काम करते हैं, उन सब लोगों से मैं जुड़ा रहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। हम जिस तरह से हम बंट गए हैं, या बांटे जा रहे हैं, या बांटने की कोशिश की जा रही है, उसका प्रतिरोध होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो सिनेमा है, ये जो फिल्म फेस्टिवल है, या फिल्म फेयर है, या फिल्म समारोह है, वो
वो जो है मतलब प्रतिरोध के सिनेमा का है। आप बैठते हैं यार, लेकिन वो जो गुड दैट यू देश के अंदर या मतलब देश के अंदर जो चीज़ें हो रही है और गलत चीज़ें हो रही है, असंवैधानिक चीज़ें हो रही है, लोगों को जीने के अधिकार को कुचला जा रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है। जैसे अभी फिल्म दिखाई कि बच्चों छोटे छोटे बच्चों की वो हो जाती है, शादी हो जाती है, शादी कर देते हैं। वो कानूनन गलत है लेकिन फिर भी हो रहा है। तो ऐसी सब चीज़ों को जो समाज में कुरीतियाँ है या समाज को जिस तरह से शासक वर्ग दबा रहा है, मैं शासक वर्ग से मतलब कोई भाजपा से या कांग्रेस से नहीं है, शासक वर्ग का मतलब है जो भी शासन करने वाले लोग हैं, चाहे वो पूंजीपति हों, चाहे धर्म की सत्ता के लोग हों, चाहे राजनीतिक लोग हों, ये जिस तरह से लोगों को दबा करके और संविधान का अवरोध पैदा कर रहे हैं, उनके विरोध में जो बातें उठती है वो ये प्रतिरोध का सिनेमा है। और इसमें जो फिल्में दिखाई जा रही है वो उसी तरह की फिल्में हैं जो कहीं न कहीं समाज में व्याप्त बुराइयों का प्रतिरोध करती हैं। ये इसका मोटा मोटा वो है। पिछले 9 साल से हो रहा है। मैं पहले सम्मेलन में भी उपस्थित था, पहला जो समारोह हुआ था उसमें भी था, और लगातार मैं हर समारोह में रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये देश मतलब समाज को बदलने के लिए जो काम होना चाहिए वो कर रहे हैं। और ये गतिविधियाँ मतलब संवैधानिक है, संविधान के विरुद्ध नहीं है, और संविधान का जो विरोध कर रहे हैं, मतलब जो अपने एक्ट से विरोध कर रहे हैं, उसका विरोध करती है। तो ठीक ही है, मैं समझा। भारतीय परंपरा को तो हम भारतीय निभा भी रहे हैं, उसमें त्रुटियाँ भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन रोहिंग्या को जब बात आती है तो न जाने किस तरह का माहौल आप देखते हैं, लोगों में क्या भाव बदल जाते हैं रोहिंग्या की बात आती है। रोहिंग्या शब्द के पे मत जाइए आप। रोहिंग्या है, जैसे बांग्लादेशी आते थे तो उनके ऊपर भी यही था, बल्कि आज तो ये है कि मुसलमान का नाम आते ही वही फीलिंग्स आने लग जाती है लोगों में, और उनको भी बाहरी और मुगल्स और पता नहीं क्या क्या कह कर के और अपमानित और करते हैं और उनका विरोध करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग भारत में रह रहे हैं या सदियों से रह रहे हैं, मतलब जैसे मुसलमान तो यहाँ पर 6वीं शताब्दी में आ गया था, और 6वीं शताब्दी, अच्छा ये जो कहा जाता है कि मुसलमानों ने आकर के और यहाँ जो है सब चीज़ें गड़बड़ कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इतिहास का एक दूसरा पन्ना जो देखा जाए तो ये 6वीं शताब्दी में जब आए थे तो केरल में आए थे सबसे पहले, और केरल के अंदर जो राजा था वो हिंदू था, और ये लोग व्यापार करने आते थे। जब ये लगातार आने लगे और यहाँ रुकने लगे तो इनको वो इबादत करने की और मुश्किल खड़ी हुई थोड़ी। तो उस राजा ने अपनी तरफ से एक मस्जिद बनवा करके दी इनको, और फिर ये लोग उसमें मस्जिद में जो है अपना नमाज अदा करने लगे। और जैसे जैसे तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस समय कोई भेदभाव नहीं था और कोई समझ भी नहीं थी कि इनके साथ हमारा क्या रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन अब जो है स्थितियाँ बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, और ख़ास तौर से अंग्रेज़ों के आने के बाद उसमें गजब परिवर्तन हुआ। उन्होंने आपस में लड़ाया क्योंकि उनको राज करना था, और वो ही क्रम अभी भी जारी है, क्योंकि जो भी आता है सत्ता में उसको राज करना होता है, और राज करने के लिए किसी न किसी को विरोध करना ज़रूरी होता है। और ज़रूरी के लिए फिर कोई न कोई ऐसी चीज़ें पकड़ते हैं, और उसमें ये रोहिंग्या भी है और बांग्लादेशी भी है और मुसलमान भी है और मुगल्स भी है और सारी चीज़ें, वो उसी का एक पार्ट है। अगर भारतीय नागरिकता इनको मिलती है तो क्या भारत पे इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे? आपको क्या एक पत्रकार नहीं, भारत की नागरिकता मिलती है कि नहीं मिलती वो तो एक अलग बात है।
वो तो अभी अब नहीं सीए और एनआरसी कानून क्यों हाँ लाया गया? नहीं, वो सीए इसीलिए लाया गया कि इनको शरणार्थी इनको वो नहीं मिले, नागरिकता नहीं मिले। आप क्या सोचते हैं एक पत्रकार के हिसाब मैं ये सोचता हूँ कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अपने नियम बने हुए हैं और जिन ट्रीटीज़ पे हमने साइन किए हुए हैं उनको हमको निभाना चाहिए, परिपालन करना चाहिए। अगर उसमें आता है कि इनको नहीं मिलनी चाहिए तो नहीं मिलनी चाहिए, अगर उनमें आता है कि नहीं मिल सकती है तो मिलनी चाहिए। वैसे पहले भी ये था कानून हमारे यहाँ, ये तो अभी बाद में लाए। 10 साल का टाइम था उसमें कि 10 साल जो आदमी शरणार्थी के रूप में या किसी भी रूप में भारत में रह जाएगा, आचरण अच्छा है हाँ आचरण अच्छा होगा और उस किसी दूसरी चीज़ों में भाग नहीं ले रहा होगा, देश विरोधी कामों में भाग नहीं ले रहा होगा, तो उसको नागरिकता दी जा सकती है। और ऐसे कई लोगों को दी भी है ना। पहली बात तो ये है कि हमारा देश जो था 1947 में बटा, पाकिस्तान हिंदुस्तान हुए, 2 भाग हुए, फिर तीसरा भाग हो गया बांग्लादेश, और ये सब धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हो कर के और हुआ। तो एक तो ये प्रूव हुआ बांग्लादेश बनने के बाद कि धर्म के नाम से जो देश बनते हैं वो सक्सेस नहीं है और धर्म कोई बीच में आड़े नहीं आता है। हमारे यहाँ मतलब जैसे पाकिस्तान यही कह करके बना ना कि हिंदू अलग और पाकिस्तान मतलब मुस्लिम अलग हैं और दोनों अलग अलग नागरिकताएं हैं। और सावरकर साहब ने भी बहुत सारे आर्टिकल लिखे, किताबें लिखी, और जिन्ना जी ने तो इसको बिल्कुल इशू ही बना करके और अपना वो किया। तो लेकिन ये सारी चीज़ें गलत प्रूव हो गई जब बांग्लादेश बना, क्योंकि बांग्लादेश में तो सारे मुसलमान ही हैं अधिकतर, मतलब 90%। जो खाई इन्होंने खुद ही है नेताओं ने, चाहे राजनीतिकरण के लिए, ये खाई वो तो है ही है। खाई के जख्म ही है क्या? नहीं, खाई नहीं, ये एक्चुअली पाकिस्तान की प्रॉब्लम थी। पाकिस्तान में जो उनकी प्रॉब्लम हमारे से सर क्यों? पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान का एक ही निज़ाम था, और वहाँ पर जो लोकतंत्र था वो उससे जो चुनाव हुए उसमें मुजीबुर रहमान 300 सीटें जीत के आए, जबकि और बांग्लादेश की सब सीटें जीती लगभग। और इधर जो है कम सीटें थी पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन कम थी, तो वहाँ पे जो भुट्टो थे वो कम सीटें जीत के आए। तो ऐसे में बस पॉकेट में हाँ ऐसे में जो याह्या खां था उस समय, जो डिक्टेटर था, सेना का जनरल था, और उसने मतलब अपना हैंडओवर नहीं किया शासन, और वो करना चाहिए था मतलब इसको मुजीबुर रहमान को, बल्कि उसको शायद अरेस्ट कर लिया था, तब ये इशू बना। और फिर वहाँ पर सेना वेना भेजी पाकिस्तान ने भी, और फिर हमारी जो मुक्ति वाहिनी थी, बांग्लादेश की ही मुक्ति वाहिनी थी, वो वहाँ पर उस शासन के खिलाफ़ लड़ी, और इस तरह से वो अलग देश बना। भारत ने इसमें मदद की? भारत ने इसमें मदद की थी, और क्योंकि भारत बंटवारा करता और भारत ही मदद करता। हाँ नहीं, भारत ने बंटवारा किया था, वो अलग शासक थे उस समय, और जब उसको समर्थन किया उस समय अलग शासक थे। तो शासक जब बदलेगा तो रिश्ते मजबूत होने चाहिए थे, रिश्ते धुंधले क्यों हो रहे हैं? नहीं, रिश्ते तो मजबूत ही थे, पर वहाँ पे निज़ाम बदल गया। आप देखिए ना, सब चीज़ें निज़ाम के साथ चलती है। निज़ाम बदल गया वहाँ पर, फिर तानाशाही आ गई है वहाँ। तो तानाशाही के और भारत के लोकतंत्र में सामंजस्य नहीं हो रहा है। भारत में तो कभी बदलाव नहीं हुआ, भारत तो एक जैसे ही चल रहा है शुरू से। भारत में नहीं हुआ, लेकिन वहाँ तो हो रहा है ना, सारी दुनिया में हो रहे हैं बदलाव। तो क्या हमारा कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने कोई गलत शब्द कहा हो आज इन तक? किसके लिए? किसी भी देश के लिए? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री का गलत शब्द कहने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए नहीं कहा होगा। अच्छा, मेरे को आइडिया भी नहीं है किसी ने कहा हो तो भी, लेकिन हमारा देश तो भारतीय तो संस्कृति में ही रहा ना शुरू से। नहीं, संस्कृति की बात भी है,
लेकिन हमारा जो संविधान है या हम जो जिस चार्टर पे जिसकी मैं बात कर रहा था उस पर साइन किए हैं, उसमें ऐसा कुछ करने का प्रावधान है ही नहीं, है ना। इसलिए वो तो ठीक है, वो तो अपनी जगह हैं, वो भी उनकी जगह हैं, ठीक है। उन्होंने भी अपना देश, मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो ठीक है, अपने उनके देश का मामला है। भारत मानवता को प्राथमिकता दे या कैसे प्राथमिकता दे? भारतीय सभ्यता जो परंपरा है हमारी, हम मानवता को प्राथमिकता देते हैं, शायद मुझे जहाँ तक याद है। हाँ, ये बात कह सकते हैं हम कि हम मानवता को ही सहायता देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मानवता कैसी है? वो किसी भी देश का नहीं, हमारे यहाँ मानव देश का, हमारे अपने देश में मानवता है कि नहीं, वो देखने वाली बात है। क्योंकि हम न तो दलितों के साथ न्याय कर रहे हैं, न हम आदिवासियों के साथ न्याय कर रहे हैं, न हम अल्पसंख्यकों के साथ न्याय कर रहे हैं। और इन सब के साथ अगर हम न्याय नहीं कर रहे हैं तो हमारी इंसानियत क्या है और हम क्या शो कर रहे हैं? सीधी बात ये है, क्योंकि हम बटे हुए हैं। हमारे यहाँ जो शासक हैं वो सिर्फ 10% 15% लोगों का ही शासक, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रतिरोध का सिनेमा का 74वां और उदयपुर का 9वां फिल्म फेस्टिवल है, जिसका कल का दूसरा दिन, जिसको आरएसएस के लोगों ने ज़बरदस्ती आरएनटी प्रशासन के साथ मिलकर रुकवा दिया था। ये फिल्म फेस्टिवल जीएन साईं बाबा और फ़िलिस्तीन में जो हज़ारों बच्चे मारे गए हैं उनकी याद में है। ये फेस्टिवल जो आम जीवन की कहानियाँ हैं, जो संघर्ष है उनका है। इसमें हम लोगों ने राजस्थान के 14 फिल्मकारों की फ़िल्में रखी हैं। इसमें अंडमान के आदिवासियों की कहानी है, इसमें गुजरात की कहानी है, इसमें फ़ीचर फिल्में हैं, इसमें छोटी शॉर्ट फिल्में हैं, शॉर्ट फिक्शन फिल्में भी हैं। और ये पूरा आयोजन जो है आम लोगों के सहयोग से हो रहा है। इसमें कोई टिकट नहीं है, कोई एंट्री टिकट नहीं है। जो भी आए उसमें शामिल हो सकता है, उसको अच्छा लगे तो हमारे खर्चे में सहयोग कर सकता है। ये सबके लिए है और ये जनता का अपना सिनेमा है। और हम तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें मदद करी। इन लोगों के हमारा आरएनटी मेडिकल कॉलेज का हॉल था, उसको कैंसिल करवाने के बावजूद आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और हम इस वीडियो के माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि कैंसिल क्यों किया? भारतीय परंपरा के विरुद्ध है क्या लग रहा है आपको? क्या मानवता के विरुद्ध है? नहीं, उन्होंने कहा कि आपने जीएन साईं बाबा को क्यों डेडिकेट किया, आपने फ़िलिस्तीन में जो बच्चे मारे गए उनको क्यों डेडिकेट किया, आपने इनको क्यों नहीं डेडिकेट किया। हमने कहा भाई हमारा आयोजन है, हमें जो समझ में आएगा हम करेंगे। तो और दूसरी बात है कि आप कौन होते हो बताने वाले? आपको जो करना है करो। हम अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो बताओ। और हमें कोई प्रशासन ने लिखित भी नहीं दिया, मौके की सब कुछ हुआ और धमकी देते रहे, फिर प्रशासन ने बंद कर दिया। लेकिन उनके बंद करने से कोई फ़र्क। और मज़ेदार फिल्में दिखाई जाएंगी। किस तरह की फिल्में दिखाई जा रही है और क्या कुछ दर्द उसमें दिखाया जा रहा है? देखिए, कौन से वर्ग है और कौन से देश के लोग हैं जिनकी बात यहाँ प्रमुखता से उठाई जा रही है? देखिए, ज़्यादातर तो हिंदुस्तान से ही जुड़ी फिल्में हैं और राजस्थान वाले में तो राजस्थान से ही जुड़ी फिल्में हैं। किस विषय पे? जैसे कि एक फ़िल्म थी सिलिकोसिस के पीड़ितों की कहानी, है ना। एक वीरबाला यहाँ की जो कहानी उस पर फिल्म थी और अलग अलग तरह की इस तरह की फ़िल्में थी। तो बेसिकली जो पूरा फेस्टिवल है, एक यहाँ के जो कवि हैं राजस्थान के प्रभात, उनके ऊपर पिक्चर थी धीरे धीरे जीवन। तो फिल्में खाली फ़ीचर फिल्में नहीं हैं, डॉक्यूमेंट्री भी हैं, छोटी फिल्में भी हैं, 2 मिनट की भी है, 90 मिनट की भी है, हर तरह की फ़िल्में हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम खाली फ़िल्म का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हमने फ़िल्मकारों को बुलाया, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करके फ़िल्मकार भी लोगों से सीख रहे हैं। अगली बार वो आएंगे तो और बेहतर बना के फ़िल्म लाएंगे। तो ये एक मिला जुला प्रयास है, सांस्कृतिक प्रयास है, और जिसको आपने देखा कितने सुंदर तरीके से सजाया है, हर चीज़ का ध्यान रखा है। आपको यहाँ के अच्छा लगेगा। यहाँ बुक स्टॉल भी हैं, यहाँ कविता पोस्टर प्रदर्शनी भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमने किसी से पैसा नहीं लिया है, बड़ी फंडिंग से हमने लोगों से चंदा लिया है, 100, 200, 1000, 2000, 5000। तो ये पीपल्स फेस्टिवल है और ये हिंदुस्तान का अकेला फेस्टिवल है जो इतने वर्षों से चल रहा है, 19 साल से चल रहा है।
और आज ये 74वां आयोजन है। उदयपुर में 9वीं बार हो रहा है। मैं इस पूरे अभियान का, प्रतिरोध का सिनेमा का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। मेरा नाम संजय जोशी है। इतने मजबूत कानून है भारत के अंदर, हर सभ्यताओं को लेकर, परंपराओं को लेकर, सामाजिक कुरीतियों को लेकर, खास करके क्या कानून अपना काम नहीं कर रहा? आपको क्या लगता है, कहाँ गैप लग रहा है? मतलब आप किस संदर्भ में पूछना चाह रहे हैं ना? मतलब कानून ने अपना काम नहीं किया, इसीलिए विसंगतियाँ हुई है। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। किस कारण से? नहीं, मनमानी चल रही है, मनमानी चल रही है। वो लोकतंत्र के नाम पर पाखंड है। लेकिन जनता अपनी तरीके से प्रतिरोध करती है, जनता अपनी तरह से काम करती है। जनता के अभी भारत का जटिल मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अब वो तो बहुत मतलब राम कथा है ना। अभी हम फेस्टिवल पे ही फोकस करें तो कोई बात है, जटिल मुद्दे पे हम जाएं तो वो तो चलता रहेगा।